भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 24। गरीबी रेखा का निर्धारण। भारत में गरीबी की गणना के लिए उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षण भारत में गरीबी की गणना के लिए उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षण यानी CES यानी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कैलोरी उपभोग में किए गए खर्च और खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं पर किए गए खर्च को शामिल किया जाता है। इस प्रकार भारत में गरीबी की गणना में आय के स्थान पर खर्च को आधार माना जाता है। इस प्रकार भारत में गरीबी की गणना में आय के स्थान पर खर्च को आधार माना जाता है। गरीबी रेखा की टोकरी यानी PLB पॉवर्टी लाइन बास्केट। योजना आयोग या नीति आयोग ने एक समिति बनाया। उस समिति को NSSO या NSO ने सर्वे किया और सर्वे करके गरीबी के आंकड़े इकट्ठे किए और उसी से गरीबी रेखा की टोकरी बनाई। ठीक, तो गणना पद्धति क्या है? URP, MRP, MMRP। URP मतलब यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड यानी एक समान याददाश्त अवधि, जिसमें 30 दिन के खाद्य वस्तुओं को जोड़ा जाता है। MRP मतलब मिक्स्ड रिकॉल पीरियड यानी मिश्रित याददाश्त अवधि, जिसमें URP की 30 दिन की खाद्य वस्तुएं और गैर खाद्य 365 दिन की वस्तुओं को शामिल किया जाता है। URP और गैर खाद्य 365 दिन के गैर खाद्य वस्तु को शामिल किया जाता है, जिसमें 365 दिन के गैर खाद्य वस्तु में 5 चीज़ें हैं। पहला है जूते चप्पल, दूसरा है टिकाऊ वस्तु, तीसरा है वस्त्र, चौथा है शिक्षा और पांचवा है स्वास्थ्य। तो जूते चप्पल, टिकाऊ वस्तु, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो MRP का प्रयोग सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा किया जाता है। और तीसरा है MMRP यानी मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, संशोधित मिश्रित याददाश्त अवधि। इसमें खाद्य और गैर खाद्य में 365 दिन की वो 5 वस्तुएं शामिल की जाती हैं, जिनमें है जूते चप्पल, टिकाऊ वस्तु, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो इसमें खाद्य और गैर खाद्य वस्तु को शामिल किया जाता है। फिर खाद्य को भी 2 भागों में बांटा जाता है, 7 दिन और 30 दिन के आधार पर। 7 दिन में जल्द खराब होने वाली जैसे दूध, मांस, अंडा इत्यादि को शामिल किया जाता है, जबकि 30 दिन में अन्य खाद्य वस्तुओं को शामिल किया जाता है। और MMRP का प्रयोग रंगराजन समिति द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं आज़ादी के बाद से अब तक भारत में गरीबी रेखा की गणना। आज़ादी के बाद से अब तक भारत में गरीबी रेखा की गणना, जिसमें पहला पॉइंट है वर्ष 1962 में कार्यदल समूह का गठन किया गया, जिन्होंने गरीबी का आधार ग्रामीण क्षेत्र के लिए 20 रुपये प्रति माह तथा शहरी क्षेत्र में 25 रुपये प्रति माह। दूसरा पॉइंट है 1971 रथ और डांडेकर समिति ने गरीबी की गणना के लिए कैलोरी उपभोग को आधार बनाया तथा उन्होंने ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए एक समान प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2250 कैलोरी को आधार बनाया। तीसरा पॉइंट है 1979 में अलग समिति ने ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए अलग अलग कैलोरी उपभोग को आधार बनाया। ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति और शहरी के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। 1993 में लकड़वाला समिति ने अलग समिति के कैलोरी उपभोग को आधार बनाया
ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी, शहर के लिए 2100 कैलोरी। लकड़वाला ने इसे मुद्रास्फीति सूचकांक से जोड़ा, जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए CPI-AL यानी एग्रीकल्चर लेबर कृषि श्रमिक और शहरी क्षेत्र के लिए CPI-IW यानी इंडस्ट्रियल वर्कर औद्योगिक श्रमिक। इस प्रकार कीमत स्तर में भिन्नता के कारण अलग अलग राज्यों में गरीबी का स्तर भी अलग अलग पाया गया। अतः पहली बार कीमत स्तर में भिन्नता के आधार पर राज्यों के कीमत स्तर में भिन्नता के द्वारा राज्यों के आधार पर गरीबी की गणना की गई, जिसमें लगभग 23 राज्यों में पहली बार अलग अलग गरीबी रेखा की गणना हुई। यह पूछा गया है PT 2021 में। वर्ष 2005 में सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा गरीबी रेखा की गणना में निम्न सुझाव दिए गए। पहला, शिक्षा और स्वास्थ्य के खर्च को जोड़ा। दूसरा, गणना में URP के स्थान पर MRP का प्रयोग। और तीसरा है गरीबी रेखा की टोकरी एक समान ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए। उपर्युक्त आधार पर सुरेश तेंदुलकर के अनुसार ग्रामीण और शहरी के लिए, तो ग्रामीण के लिए प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च 816 रुपये और शहर के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च 1000 रुपये। प्रति परिवार मासिक उपभोग खर्च ग्रामीण के लिए 4080 रुपये, जबकि शहर के लिए प्रति परिवार मासिक उपभोग खर्च 5000 रुपये। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ग्रामीण के लिए 27 रुपये और शहर के लिए 33 रुपये। प्रति परिवार प्रतिदिन ग्रामीण के लिए 135 रुपये और शहर के लिए 165 रुपये बताया। उपर्युक्त आधार पर तेंदुलकर समिति के अनुसार वर्ष 2005 में देश में लगभग 37% गरीबी की गणना की गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 48% और शहरी क्षेत्र में लगभग 25% गरीबी की गणना की गई। ग्रामीण 48%, शहरी 25%, कुल 73%, 73/2 बराबर 36.5%, यही लगभग 37%। वर्ष 2011-12 में तेंदुलकर समिति की सिफारिश के आधार पर पुनः सर्वेक्षण किया गया, जिसके आधार पर देश में लगभग 22% गरीबी पाई गई। इस प्रकार वर्ष 2004-5 से 2011-12 के बीच 15% गरीबी में कमी आई। इस प्रकार गरीबी घटने की औसत वार्षिक दर लगभग 2.1% रहा। वर्ष 2012 में रंगराजन समिति द्वारा गरीबी की गणना में निम्न सुझाव दिए गए। पहला, कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन और वसा के खर्च को जोड़ा जाए। दूसरा, गणना में MRP के स्थान पर MMRP का प्रयोग होगा। और तीसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य में परिवहन के खर्च को शामिल किया जाए। उपर्युक्त आधार पर रंगराजन समिति द्वारा प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च ग्रामीण के लिए 972 रुपये और शहरी के लिए 1407 रुपये। प्रति परिवार मासिक उपभोग खर्च ग्रामीण के लिए 4860 रुपये और शहर के लिए 7035 रुपये। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ग्रामीण के लिए 33 रुपये और शहर के लिए 47 रुपये। इस आधार पर रंगराजन द्वारा देश में लगभग 29% गरीबी की गणना की गई। वर्ष 2012 में हाशिम समिति का गठन हुआ, जिनका संबंध शहरी गरीबी की गणना से था। वर्ष 2015 में अरविंद पनगड़िया समिति का गठन हुआ। वर्ष 2015 में
अरविंद पनगड़िया समिति का गठन हुआ। उन्होंने तेंदुलकर समिति के सिफारिश को स्वीकार किया। इस प्रकार भारत में वर्तमान में लगभग 22% गरीबी है, क्योंकि 2011-12 के बाद अब तक देश में गरीबी की गणना नहीं की गई है। अब हम देखते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। MPI वर्तमान में भारत समेत विश्व के अधिकांश देशों में गरीबी की गणना के लिए प्रयोग होता है। यह वर्तमान में गरीबी की गणना के लिए सबसे विश्वसनीय और व्यापक सूचकांक माना जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग 10 सूचकों का उपयोग किया जाता है जो एक गरीब व्यक्ति या उसका परिवार हर दिन चुनौती के रूप में उसका सामना करता है। 1990 में अमर्त्य सेन और महबूब उल हक, अमर्त्य सेन जो कि अर्थशास्त्री हैं भारत के, महबूब उल हक जो कि अर्थशास्त्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक सूचकांक बनाया जिसको बोला गया मानव विकास सूचकांक यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जो है ये UNDP द्वारा जारी किया जाता है। ये 3 सूचकों पर आधारित है: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर, जिसमें 1/3 जीवन प्रत्याशा होती है, 1/3 शिक्षा और 1/3 जीवन स्तर को शामिल किया जाता है। फिर आया MPI। MPI में 10 सूचक होते हैं जो HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 सूचकांक के अलावा और 7 सूचकांक जोड़े गए। तो MPI को ही OPHDI बना दिया गया। MPI को ही OPHDI बना दिया गया, यानी MPI जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये OPHDI द्वारा जारी किया जाता है। तो OPHDI का मतलब है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल द्वारा जारी। ठीक, अब देखते हैं 10 सूचक। तो MPI में 10 सूचक शामिल हैं। कौन कौन से हैं? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, जीवन स्तर। तो जीवन प्रत्याशा में 2 सूचक हैं, कुपोषण और बाल मृत्यु दर। कुपोषण और बाल मृत्यु दर। शिक्षा में 2 हैं, स्कूल में नामांकन या स्कूल में बिताया गया समय, और दूसरा है स्कूली शिक्षा। तो शिक्षा में है स्कूल में नामांकन या स्कूल में बिताया गया समय और स्कूली शिक्षा। और जीवन स्तर में है स्वच्छता, स्वच्छ जल, ईंधन, विद्युत, पक्का फर्श और संपत्ति। जीवन प्रत्याशा में 2 हैं, कुपोषण, बाल मृत्यु दर। शिक्षा में 2 हैं, स्कूल में नामांकन या स्कूल में बिताया गया समय, और दूसरा स्कूली शिक्षा। जीवन स्तर में 6 हैं, पहला है स्वच्छता, दूसरा है स्वच्छ जल, तीसरा है ईंधन, चौथा है विद्युत, पांचवा है पक्का फर्श और छठा है संपत्ति। स्वच्छता, स्वच्छ जल, ईंधन, विद्युत, पक्का फर्श और संपत्ति। उपर्युक्त आधार पर यदि कोई व्यक्ति या परिवार 1/3 सूचक की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह बहुआयामी गरीबी का शिकार हो जाता है। तो इस प्रकार लेक्चर नंबर 24 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पर समाप्त होता है। ये अर्थव्यवस्था क्लास 25 गरीबी का कारण। गरीबी के कारण में पहला पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि, दूसरा भ्रष्टाचार, तीसरा आधारभूत संरचना का अभाव, चौथा बेरोजगारी, कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी, पांचवा कौशल विकास की कमी, छठा सामाजिक कुरीतियाँ, सातवां कार्यक्रमों का लक्षित न होना, आठवां संसाधनों का अकुशल प्रयोग, नौवां जलवायु परिवर्तन और 10वां है गरीबी का दुष्चक्र। तो गरीबी के कारण में 10 पॉइंट हैं। पहला है जनसंख्या वृद्धि, भ्रष्टाचार, आधारभूत संरचना का अभाव, बेरोजगारी, कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी, कौशल विकास की कमी,
सामाजिक कुरीतियाँ, कार्यक्रमों का लक्षित न होना, संसाधनों का अकुशल प्रयोग, जलवायु परिवर्तन, गरीबी का दुष्चक्र। चलिए हम समझते हैं गरीबी का दुष्चक्र कहते किसे हैं। गरीबी का दुष्चक्र मतलब विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। तो गरीबी का दुष्चक्र ये जो सिद्धांत है ये नक्स का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। गरीबी के दुष्चक्र को नक्स का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें है कि गरीब अगर पोषण गरीब है तो पोषण कम होगा, उसके पास शिक्षा कम होगा, स्वास्थ्य कम होगा। अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो उसे अस्पताल जाना पड़ेगा, तो खर्च बढ़ जाएगा, तो फिर और गरीब होता चला जाएगा। मान लीजिए शिक्षा कम है अगर गरीब का, तो उसे निम्न स्तर का रोजगार मिलेगा जिससे उसकी आय कम होगी। जब आय कम होगी तो महिला और बच्चे कार्य में संलग्न होंगे। जब महिला और बच्चे भी कार्य में संलग्न होंगे तो निम्न स्तर का रोजगार मिलेगा उन्हें, जिससे उनकी आय कम होगी। आय कम होगी तो क्रय शक्ति क्षमता भी कम होगी। क्रय शक्ति क्षमता कम होगी तो आवश्यक वस्तु का उपभोग भी वो कम कर पाएंगे, जिससे वो गरीब ही रहेंगे। तो इसे कहते हैं गरीबी का दुष्चक्र या नक्स का सिद्धांत। अब देखते हैं गरीबी की गणना। गरीबी रेखा से ऊपर तो एबव पॉवर्टी लाइन यानी APL, उससे नीचे तो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी BPL। अब हम देखते हैं व्यक्ति गणना अनुपात HCR, हेड काउंट रेशियो। व्यक्ति गणना अनुपात का मतलब है यह अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या या प्रतिशत कितनी है। व्यक्ति गणना अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या या प्रतिशत कितनी है। हेड काउंट रेशियो बराबर BPL बटे APL प्लस BPL गुणे 100। BPL मान लीजिए 10 हैं, APL 40 हैं, तो हेड काउंट रेशियो बराबर क्या होगा। तो हेड काउंट रेशियो बराबर हो जाएगा 10 बटे 40 प्लस 10 गुणे 100 बराबर 20%। यह अनुपात केवल मात्रात्मक जानकारी देता है, अर्थात इसके द्वारा केवल गरीबों की संख्या का ही पता लगाया जा सकता है, जबकि यह गुणात्मक नहीं होता। अर्थात गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीबों की वास्तविक स्थिति की जानकारी यह नहीं दे पाता। गरीबी रेखा 33 रुपये है, A बराबर 30 रुपये, B बराबर 32 रुपये, C बराबर 10 रुपये। उपर्युक्त उदाहरण में B और C दोनों गरीबी रेखा के नीचे हैं, किंतु C की स्थिति B से अत्यंत दयनीय है, जिसकी जानकारी HCR यानी हेड काउंट रेशियो से प्राप्त नहीं हो सकती। अतः इसके लिए गरीबी अंतराल सूचकांक अधिक उपयुक्त माना जाता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग वास्तविक रूप में गरीबी रेखा से कितनी दूरी पर स्थित हैं, जिससे गरीबों की स्थिति की सही जानकारी मिल पाती है। अब हम देखते हैं आज़ादी के बाद से अब तक भारत में सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण। तो आज़ादी के बाद विभिन्न समयांतराल में सरकार द्वारा देश में निर्धनता उन्मूलन के लिए 3 दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। पहला है समृद्धि दर को बढ़ाकर गरीबी में कमी करना, जिसे ट्रिकल डाउन सिद्धांत या टपकन सिद्धांत कहते हैं। दूसरा है निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के द्वारा गरीबी दूर करना। और तीसरा है नव उदारवादी दृष्टिकोण, जिसे चौतरफा प्रयास कहते हैं। तो सबसे पहले पहला देखते हैं, समृद्धि दर को बढ़ाकर गरीबी में कमी करना। इसे ट्रिकल डाउन सिद्धांत भी कहा जाता है। भारत में इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। इसका उद्देश्य देश में औद्योगिकरण यानी बड़े उद्योगों को स्थापित करना,
को बढ़ाकर समृद्धि दर में वृद्धि करके गरीबी को कम करने का प्रयास किया जाता है। इसे ऊपर से नीचे की ओर दृष्टिकोण यानी टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता है। जैसे औद्योगिकरण बढ़ेगा यानी बड़े उद्योगों की स्थापना होगी तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगा, उत्पादन क्षमता बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, उत्पादन क्षमता बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो जीडीपी वृद्धि दर बढ़ेगी, जीडीपी वृद्धि दर बढ़ेगा तो समृद्धि दर बढ़ेगी, और उत्पादन बढ़ा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ा तो आय बढ़ेगा, और आय बढ़ा तो गरीबी रेखा से बाहर आ गए। लेकिन ये जो है ये सिद्धांत समृद्धि दर को बढ़ाकर गरीबी में कमी करना, ये रोजगार विहीन समृद्धि को बढ़ाता है। भारत में ट्रिकल डाउन सिद्धांत असफल रहा है। कारण भारत में ट्रिकल डाउन सिद्धांत असफल रहा है। कारण में पहला पॉइंट है औद्योगिकरण को बढ़ावा देने से कृषि उपेक्षित हुआ है, जिससे कृषि में निवेश कम हुआ है। इस कारण कृषि में आईसीओआर बढ़ने से प्रच्छन्न बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। दूसरा पॉइंट है औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बड़े उद्योगों की स्थापना पर बल दिया जाता है। ये पूंजी आधारित होने के कारण पर्याप्त रोजगार सृजित नहीं कर पाते। तीसरा पॉइंट है एमएसएमई जो कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है, यह श्रम आधारित होते हैं, किंतु प्रतिस्पर्धा में ये बड़े उद्योगों का सामना नहीं कर पाते, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि होती है। चौथा पॉइंट है औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े उद्योग तकनीक या मशीन आधारित उत्पादन पर बल देते हैं, जो समृद्धि दर को बढ़ाता है, किंतु इसका रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। इसे ही अर्थव्यवस्था में रोजगार विहीन समृद्धि कहा जाता है। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के द्वारा गरीबी में कमी। तो भारत में 5वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन पर जोर दिया गया। इसी दौरान गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया। 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन से संबंधित अनेकों कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसे नेहरू योजना, इंदिरा योजना, इंदिरा आवास योजना, काम के बदले अनाज योजना, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम इत्यादि। इन कार्यक्रमों के द्वारा सरकार गरीबों के मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करके गरीबी को कम करने का प्रयास करती है। इस प्रकार अल्पकाल में यह दृष्टिकोण गरीबी को कम करने में प्रभावी हो सकते हैं, किंतु दीर्घकाल में देश में यह गरीबी पर नकारात्मक प्रभाव ही डालते हैं। कारण नंबर 1 है यह सरकार के सब्सिडी खर्च को बढ़ाते हैं, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है। दूसरा पॉइंट है कार्यक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचार या रिसाव। तीसरा पॉइंट है सरकार के पास सीमित संसाधन। चौथा पॉइंट है अधिकांश योजनाओं का लाभ और लक्षित वर्गों द्वारा लिया जाना। अधिकांश योजनाओं का लाभ गैर लक्षित वर्गों द्वारा लिया जाना। वर्तमान में अनेक राज्य सरकार गरीबों को मुफ्त में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा रही हैं, जैसे मुफ्त में अनाज, बिजली, जल, साइकिल इत्यादि। इसे रेवड़ी संस्कृति कहा जाता है, जो अर्थव्यवस्था और गरीबी दोनों को नुकसान पहुंचाता है। अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटे में वृद्धि करता है, गरीबी में काम न करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। ठीक, गरीबी को कैसे बढ़ावा देता है कि काम न करने की को बढ़ावा देता है। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के द्वारा गरीबी कम करने के लिए यह जरूरी है कि
राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रबल हो, सरकार कार्यक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचार या रिसाव को कम करके और इसे अधिक लक्षित बनाकर कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बना सकती है। जैसे कार्यक्रमों में तकनीक को बढ़ावा, जैसे ई-पोस, जन धन खाते, यूपीआई भीम ऐप, ई रूपी वाउचर का प्रयोग इत्यादि। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट है नव उदारवादी दृष्टिकोण यानी चौतरफा प्रयास। इसमें क्या करेगी? इसमें एक तरफ तो समृद्धि दर को बढ़ाकर यानी समृद्धि दर को बढ़ाएगी तो उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगा और गरीबी कम होगा। दूसरा करेगी कि निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को लक्षित बनाकर, मतलब NFSA, PM आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय पोषण मिशन, इनको लक्षित बनाकर। और तीसरा प्रयास करेगी इसमें आधारभूत संरचना का निर्माण और क्षमता निर्माण करके, आधारभूत संरचना का निर्माण करके और क्षमता निर्माण करके। ये दोनों ही दीर्घकालिक प्रयास हैं, जिसमें क्षमता निर्माण में ये प्रयास कर रही है PM कौशल विकास योजना के माध्यम से, और आधारभूत संरचना के निर्माण में गति शक्ति योजना, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना चला रही है। और चौथा प्रयास इसमें करेगी भ्रष्टाचार मुक्त करके। तो भ्रष्टाचार मुक्त कैसे होगा? तकनीक का प्रयोग, जैसे DBT, ई-पोस, ई रूपी वाउचर का प्रयोग करके। इससे क्या होगा? पारदर्शिता बढ़ेगा और सुशासन बढ़ेगा। अब हम देखते हैं प्रारूप यानी निर्धनता। क्वेश्चन नंबर 4 का प्रारूप। निर्धनता अगर पूछ लिया तो सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में बताएंगे कि NFSA, उज्ज्वला, PM आवास, आयुष्मान भारत, श्री अन्न योजना इत्यादि के बारे में। फिर इसका प्रभाव बताएंगे, यानी 2011-12 में भारत में गरीबी 22% था। फिर विश्व बैंक के अनुसार 2011-12 से 2019-20 में प्रतिवर्ष गरीबी में कमी 1.3% की वृद्धि दर से हुई, किंतु गरीबी घटने की दर अपेक्षाकृत कम है। फिर बताएंगे सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति के बारे में। सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति भ्रष्टाचार कम करके, तकनीक का प्रयोग जैसे DBT, ई-पोस इत्यादि लक्षित बनाकर। फिर बताएंगे निष्कर्ष में कि केवल गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम देश में दीर्घकाल में गरीबी में कमी नहीं करेगा, इसके लिए चौतरफा प्रयास पर जोर दिया जाना चाहिए। चौतरफा प्रयास मतलब क्या होगा? समृद्धि दर को बढ़ाकर, कार्यक्रमों को लक्षित बनाकर, आधारभूत संरचना के निर्माण पर जोर देकर, क्षमता निर्माण पर जोर देकर और तकनीक आधारित बनाकर। फिर एक है सार्वभौमिक मूलभूत आय यानी UBI, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो इसको नोट्स जो मिला है हैंडआउट उसमें से पढ़ लेना है। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 25 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पे समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 26 मुद्रास्फीति। अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 2 प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं। पहला है मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरा है राजकोषीय नीति मतलब कि फिजिकल पॉलिसी। सबसे पहले हम देखते हैं मौद्रिक नीति। यह अल्पकालिक नीति होती है। अल्पकालिक का मतलब 1 वर्ष के लिए। यह अल्पकालिक नीति होती है जिसका निर्माण मौद्रिक नीति समिति यानी कि MPC मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा किया जाता है। इस समिति का अध्यक्ष RBI गवर्नर होता है। देखते हैं अब मौद्रिक नीति का उद्देश्य। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य बाजार में मुद्रा की आपूर्ति या तरलता को नियंत्रित करना है। इसके माध्यम से RBI अर्थव्यवस्था में मंदी और उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा की आपूर्ति या तरलता में वृद्धि होती है तो मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा हो जाता है। अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा की आपूर्ति या तरलता कम हो जाती है तो लोगों के क्रय शक्ति क्षमता
या मांग में कमी आ जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मंदी का खतरा बढ़ जाता है। उपर्युक्त परिस्थिति यानी मंदी और उच्च मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आरबीआई दो प्रकार की मौद्रिक नीति का प्रयोग कर सकता है। पहला है सस्ती मौद्रिक नीति या विस्तारित या प्रसरणशील या मुलायम मौद्रिक नीति। इसके अंतर्गत आरबीआई बैंकों के ब्याज दर में कमी करता है, जिससे बैंकों का उधार सस्ता होता है। बाजार में मुद्रा की आपूर्ति या तरलता बढ़ने से अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ता है तथा यह मंदी से बाहर आ जाती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में सुस्ती या मंदी को दूर करने के लिए आरबीआई सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है। अब नंबर 2 पे हम देखते हैं महंगी मौद्रिक नीति, डियर मनी पॉलिसी या संकुचित मौद्रिक नीति, कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी या कड़ी मौद्रिक नीति यानी हार्ड मनी पॉलिसी। तो इसके अंतर्गत आरबीआई बैंकों के ब्याज दरों में वृद्धि करता है, जिससे बैंकों का उधार महंगा हो जाता है और बाजार में मुद्रा की आपूर्ति या तरलता कम हो जाती है। इससे मांग में कमी आ जाती है और उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है। अब हम देखते हैं राजकोषीय नीति। यह दीर्घकालिक नीति होती है जिसका निर्माण सरकार करती है। अब हम देखते हैं राजकोषीय नीति का उद्देश्य। तो राजकोषीय नीति के उद्देश्य में पहला पॉइंट है गरीबी कम करना, दूसरा है बेरोजगारी को कम करके रोजगार को बढ़ाना, तीसरा है आर्थिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग करके उच्च समृद्धि दर प्राप्त करना, चौथा पॉइंट है गरीब जनता को सब्सिडी देना, पांचवा पॉइंट है जनता से कर वसूलना, छठा पॉइंट है अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालना और आठवां पॉइंट है उच्च मुद्रास्फीति को कम करना इत्यादि। ठीक, अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति और मंदी को दूर करने में मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति दोनों प्रभावी होते हैं, किंतु उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में राजकोषीय नीति की तुलना में मौद्रिक नीति अधिक प्रभावी होता है। अर्थव्यवस्था में मंदी को दूर करने में अर्थशास्त्री कीन्स का मानना है कि मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति अधिक प्रभावी होता है। y बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस यम, यानी c कम रहे i भी कम हो जाएगा और g बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं राजकोषीय नीति के घटक। तो सबसे पहला है आय नीति। आय नीति का मतलब है जो सरकार के कर राजस्व से संबंधित होता है। दूसरा है व्यय नीति। व्यय नीति का मतलब है जो सरकार के खर्च से संबंधित होता है, जैसे सब्सिडी खर्च। तीसरा है ऋण नीति, जिसका मतलब है जो सरकारी ऋण से संबंधित होता है। और चौथा है बजटीय नीति, जिसका मतलब है जहां सरकार हर वर्ष 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करती है। राजकोषीय नीति के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान वित्त मंत्रालय का होता है। वर्तमान में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 6 विभाग हैं। पहला है राजस्व विभाग, दूसरा है व्यय विभाग, दूसरा है व्यय विभाग,
तीसरा है आर्थिक कार्य विभाग, यह सरकार के बजट का निर्माण करता है। आर्थिक कार्य विभाग जो है यह सरकार के बजट का निर्माण करता है। ये पीटी 2013 में पूछा भी गया है। चौथा है वित्तीय सेवा विभाग। पांचवा है विनिवेश विभाग, जिसे DIPAM भी बोलते हैं। DIPAM का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो विनिवेश विभाग यानी DIPAM विभाग। और छठा नंबर है सार्वजनिक उपक्रम विभाग। फिर से बोलता हूँ, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 6 विभाग हैं। पहला है राजस्व विभाग, दूसरा है व्यय विभाग, तीसरा है आर्थिक कार्य विभाग, चौथा है वित्तीय सेवा विभाग, पांचवा है विनिवेश विभाग और छठा है सार्वजनिक उपक्रम विभाग। राजकोषीय नीति 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है प्रो साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी और दूसरा है काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी। प्रो का मतलब है साथ साथ, काउंटर का मतलब है विपरीत। तो प्रो साइक्लिकल का मतलब है जब समृद्धि दर बढ़ रही हो और GDP बढ़ रही हो तो सरकार अपने खर्च को बढ़ा देती है और कर की दर में कमी कर देती है। और जब मंदी हो और GDP कम हो रही हो तो सरकार भी अपने खर्च को कम कर देती है और कर की दर को बढ़ा देती है। लेकिन काउंटर साइक्लिकल में होता है जब समृद्धि दर बढ़ रही हो और GDP भी बढ़ रही हो तो सरकार अपने खर्च को कम कर देती है और कर की दर को बढ़ा देती है। लेकिन जब मंदी हो और GDP कम हो रहा हो तो सरकार अपने खर्च को बढ़ा देती है और कर की दर को कम कर देती है। अब हम देखते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रा मतलब नगद या द्रव्य, जिसे मनी भी बोलते हैं। इसमें एक शब्द आता है तरलता। तरलता का मतलब है लिक्विडिटी। तरलता का अर्थ है कोई भी वस्तु या संपत्ति बिना किसी नुकसान के आसानी से नगद में परिवर्तित हो जाए। इस प्रकार नगद या द्रव्य या मुद्रा को सबसे तरल माना जाता है। तरलता का संबंध मुद्रा या द्रव्य की आपूर्ति से होता है। मांग का संबंध तरलता या मुद्रा की आपूर्ति से होता है। मुद्रा या द्रव्य की आपूर्ति बढ़ेगा तो तरलता बढ़ेगी, तरलता बढ़ेगी तो क्रय शक्ति क्षमता बढ़ेगा, क्रय शक्ति क्षमता बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो वस्तु और सेवा का उत्पादन सीमित है, जिससे मांग बढ़ेगा आपूर्ति की तुलना में तो मूल्य में वृद्धि होगी। जब मूल्य में वृद्धि होगी तो कीमत स्तर में भी वृद्धि होगी। अब हम देखते हैं, ये भी पीटी 2013 में पूछा गया था। अब हम देखते हैं मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। जब निश्चित वस्तु और सेवा के मूल्य में क्रमिक रूप से वृद्धि हो और जिसके फलस्वरूप मुद्रा के मूल्य या उसके क्रय शक्ति क्षमता में कमी आए तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। जैसे पहले 100 रुपये में 1 किलो आलू 20 रुपये का था तो 5 किलो आलू मिलता था। फिर जब 1 किलो आलू 25 का हो गया तो 100 रुपये में 4 किलो आलू मिलते हैं। इस प्रकार आलू का कीमत बढ़ने पर मुद्रा का मूल्य घट गया। इस प्रकार मुद्रास्फीति में नंबर 1 वस्तु और सेवा की कीमत में वृद्धि होती है और नंबर 2 मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता में कमी होती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति में नंबर 1 मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, नंबर 2 तरलता में वृद्धि, नंबर 3 मांग में वृद्धि, नंबर 4 वस्तु और सेवा के उत्पादन में कमी, नंबर 5 वस्तु और सेवा की आपूर्ति में कमी, नंबर 6 वस्तु और सेवा के मूल्य में वृद्धि और नंबर 7 है मुद्रा के मूल्य में कमी। अब हम देखते हैं मुद्रास्फीति का कारण। तो मुद्रास्फीति के कारण में 4 कारण हैं। पहला है मांग प्रेरित यानी डिमांड पुल, जो कि पीटी 2021 में पूछा गया है। नंबर 2 है लागत जन्य यानी कॉस्ट पुश।
नंबर 3 है आयातित यानी इम्पोर्टेड, और नंबर 4 है रुपए या मुद्रा का मूल्य ह्रास यानी डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी। तो सबसे पहले नंबर 1 देखते हैं, मांग प्रेरित यानी डिमांड पुल। जब बाजार में मुद्रा की आपूर्ति या तरलता बढ़ता है तो क्रय शक्ति क्षमता बढ़ने से मांग में वृद्धि होती है। वस्तु और सेवा का उत्पादन सीमित होने के कारण आपूर्ति की तुलना में मांग में वृद्धि हो जाता है, जिससे वस्तु और सेवा का बाजार मूल्य बढ़ जाता है। यदि बाजार में मुद्रा की आपूर्ति या तरलता बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के बढ़ने की संभावना हो जाती है। जैसे आरबीआई की विस्तारित नीति, सरकार का राजकोषीय प्रोत्साहन जैसे सब्सिडी, उच्च क्रय शक्ति क्षमता, पीटी 2021 में पूछा गया है। दूसरा है लागत जन्य यानी कॉस्ट पुश। जब वस्तु के लागत मूल्य में वृद्धि होती है तो उसके परिणाम स्वरूप उसके बाजार मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे चीनी का मूल्य बढ़ने से बाजार में चाय की कीमत बढ़ जाएगी। इस प्रकार यहाँ मुद्रास्फीति लागत मूल्य में वृद्धि के कारण बढ़ा। तीसरा है आयातित यानी इम्पोर्टेड। देश में कई वस्तुओं का उत्पादन सीमित और मांग अधिक होने के कारण विदेशों से आयात किया जाता है। जैसे कच्चा तेल, पेट्रोल और डीजल, सोना, आभूषण के निर्माण में और खाद्य तेल। आभूषण के निर्माण में सोना और खाद्य तेल, तो कच्चा तेल, सोना, खाद्य तेल ये सब आयात किए जाते हैं। इनके मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होते हैं, इसलिए यदि इनके मूल्य में वृद्धि होती है तो आयात महंगा हो जाता है तथा देश में इनसे उत्पादित वस्तुओं का बाजार मूल्य बढ़ जाता है। और नंबर 4 है रुपए का मूल्य ह्रास, डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी। जब डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य कम हो जाता है तो उसे रुपए का मूल्य ह्रास कहा जाता है। जैसे $1 बराबर 70 रुपये, रुपए के मूल्य ह्रास के बाद $1 बराबर 80 रुपया। पूर्व में $1 को क्रय करने में 70 रुपये खर्च होता था, जबकि मूल्य ह्रास के बाद $1 को क्रय करने में 80 रुपये में क्रय होता है, जो रुपए की क्रय शक्ति क्षमता में कमी करता है। इससे आयात महंगा हो जाता है, जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ने का कारण। तो इसमें पहला पॉइंट है, यदि बाजार में मुद्रा की आपूर्ति या तरलता बढ़ जाए। नंबर 2 है वस्तु और सेवा के लागत मूल्य में वृद्धि हो। नंबर 3 है आयात महंगा हो जाए। और नंबर 4 है डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य ह्रास हो। तो इस प्रकार लेक्चर नंबर 26 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पे समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 27, मुद्रास्फीति की गणना। भारत में मुद्रास्फीति की गणना एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मंत्रालय मोस्पी द्वारा मासिक आधार पर करता है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना एनएसओ द्वारा मासिक आधार पर करता है। पूर्व में सीएसओ द्वारा मुद्रास्फीति की गणना की जाती थी। वर्ष 2019 में सीएसओ का विलय एनएसओ में कर दिया गया। भारत में मुद्रास्फीति की गणना में 2 पद्धति का प्रयोग होता है। नंबर 1 है बिंदु दर बिंदु पद्धति यानी पॉइंट टू पॉइंट मेथड, और दूसरा है औसत वार्षिक दर यानी एवरेज एनुअल रेट।
औसत वार्षिक दर बराबर होता है 12 महीनों का मुद्रास्फीति दर बटे 12। औसत वार्षिक दर बराबर 12 महीनों का मुद्रास्फीति दर बटे 12। मुद्रास्फीति की औसत वार्षिक दर अनिवार्य रूप से शून्य होगा यदि प्रत्येक माह मुद्रास्फीति की दर शून्य हो। अब हम देखते हैं बिंदु दर बिंदु पद्धति। इस पद्धति में वर्तमान में जिस माह में मुद्रास्फीति दर की गणना होती है उसकी तुलना पिछले वर्ष के उसी माह से की जाती है। जैसे माना अप्रैल 2023 में मुद्रास्फीति दर 6%, अप्रैल 2022 में मुद्रास्फीति दर 2%, तो आधार प्रभाव बराबर हो जाएगा 6 - 2 बराबर 4%। अब हम देखते हैं आधार प्रभाव। ये भी पीटी 2011 में पूछा गया है कि आधार प्रभाव क्या होता है। आधार प्रभाव वास्तविक मुद्रास्फीति को प्रदर्शित नहीं करता है बल्कि यह पिछले वर्ष के मुद्रास्फीति का वर्तमान वर्ष के मुद्रास्फीति पर पड़ने वाले प्रभाव को बताता है। जैसे माना मार्च 2023 में मुद्रास्फीति दर 4%, माना मार्च 2022 में मुद्रास्फीति दर -2%, मार्च 2023 में मुद्रास्फीति दर यानी आधार प्रभाव बराबर 4 - 2 बराबर 6%। एनएसओ मुद्रास्फीति की गणना में मूल्य सूचकांक का प्रयोग करता है। अब हम देखते हैं मूल्य सूचकांक क्या है। प्राइस इंडेक्स। तो मूल्य सूचकांक बराबर वर्तमान मूल्य बटे आधार वर्ष में मूल्य, यानी वर्तमान वर्ष मतलब PN और आधार वर्ष में मूल्य मतलब P0। तो मूल्य सूचकांक बराबर वर्तमान मूल्य बटे आधार वर्ष में मूल्य, या बोले तो PN बटे P0। माना वर्तमान मूल्य बराबर 330 रुपये, आधार वर्ष में मूल्य 100, तो मूल्य सूचकांक बराबर हो जाएगा 330 बटे 100 बराबर 3.3। इस प्रकार औसत मूल्य सूचकांक में 3.3 गुना की वृद्धि हुई। एक और क्वेश्चन है, माना वस्तु का वर्तमान मूल्य 540, आधार वर्ष 2011-12, तो मूल्य सूचकांक क्या होगा। तो इसके उत्तर में है माना आधार वर्ष का मूल्य 100, PN बराबर 540, P0 बराबर 100, तो मूल्य सूचकांक बराबर 540 बटे 100 बराबर 5.4। इस प्रकार औसत मूल्य सूचकांक में 5.4 गुना वृद्धि हुई है। एनएसओ गणना में 2 प्रकार के मूल्य सूचकांक का प्रयोग करता है। अब हम देखते हैं मूल्य सूचकांक प्राइस इंडेक्स। तो मूल्य सूचकांक 2 प्रकार से है, एक थोक और एक उपभोक्ता। थोक मतलब है WPI, उपभोक्ता मतलब है CPI। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर जो है, फिर उत्पादक से थोक विक्रेता यानी होलसेलर, फिर थोक विक्रेता से रिटेलर यानी खुदरा विक्रेता के पास जाता है, उसके बाद फिर उपभोक्ता के पास जाता है। अब हम देखते हैं WPI। जिस मूल्य पर थोक विक्रेता बाजार में वस्तु का विक्रय करता है उस मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव को मापने के लिए जिस सूचकांक का प्रयोग करते हैं उसे थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं। अब हम देखते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जिस मूल्य पर उपभोक्ता बाजार से वस्तु और सेवा का क्रय करता है उस मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव को मापने के लिए जिस सूचकांक का प्रयोग करते हैं उसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं। अब हम देखते हैं थोक मूल्य सूचकांक WPI। तो इसमें पहला पॉइंट है WPI की गणना मासिक आधार पर की जाती है। नंबर दूसरा है WPI की गणना एनएसओ
मंत्रालय मौसपी करता है। नंबर 3 है WPI की गणना का आधार वर्ष 2011-12 है। नंबर 4 है WPI के आंकड़े आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। यानी मंत्रालय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, विभाग DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। कार्यालय है आर्थिक सलाहकार कार्यालय। नंबर 5 है WPI में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। और नंबर 6 है WPI में कुल 697 वस्तुएं शामिल होती हैं। नंबर 7 है WPI में 3 घटक शामिल होते हैं। नंबर 1 है प्राथमिक वस्तु यानी प्राइमरी गुड्स, तो इसमें खाद्य और गैर खाद्य दोनों वस्तुओं को शामिल किया जाता है। नंबर 2 है ईंधन यानी फ्यूल, और नंबर 3 है विनिर्मित वस्तु। विनिर्मित वस्तु का मतलब है मैन्युफैक्चर गुड्स। अब हम देखते हैं WPI के घटक में। तो पहला घटक है प्राथमिक वस्तु, जिसमें वस्तुओं की संख्या है 117 और औसत भारांश है 22.62%। दूसरा WPI के घटक में है ईंधन, इसमें वस्तुओं की संख्या 16 है और औसत भारांश 13.15% है। तीसरा WPI के घटक में है विनिर्मित वस्तु, इसमें वस्तुओं की संख्या 564 है और औसत भारांश 64.23% है। इस प्रकार कुल वस्तुओं की संख्या हो गई 697 और औसत भारांश 100%। अगर हम घटते क्रम में औसत भारांश के आधार पर बात करें तो सबसे कम औसत भारांश विनिर्मित वस्तु का, उससे ज़्यादा प्राथमिक वस्तु का और सबसे ज़्यादा ईंधन का। वर्ष 2017 में WPI की गणना में 3 परिवर्तन किए गए। नंबर 1, आधार वर्ष को वर्ष 2004-05 से परिवर्तित कर 2011-12 किया गया। नंबर 2 है WPI में शामिल वस्तुओं की संख्या को 676 से बढ़ाकर 697 किया गया। नंबर 3 है WPI में खाद्य वस्तुओं के भारांश में वृद्धि करने के लिए इसमें एक नया सूचक जोड़ा गया जिसे खाद्य सूचक कहा गया, जिससे WPI में केवल खाद्य वस्तु का भारांश 24% हो गया। अब हम देखते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI। तो इसमें पहला पॉइंट है इसकी गणना मासिक आधार पर की जाती है। नंबर 2 है इसमें वस्तु और सेवा दोनों शामिल होता है। नंबर 3 है इसका आधार वर्ष 2012 है। नंबर 4 है इसकी गणना NSO मंत्रालय मौसपी करता है। नंबर 5 है इसके आंकड़े NSO द्वारा ही जारी किए जाते हैं। और नंबर 6 है CPI में प्राथमिक वस्तु का भारांश लगभग 46% है यानी 45.9%। खाद्य और पेय पदार्थ का भारांश 46%, जबकि WPI में प्राथमिक वस्तु का भारांश लगभग 22% है। इस प्रकार खाद्य वस्तुओं के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव से WPI की तुलना में CPI अधिक प्रभावित होता है। इस प्रकार आम जनजीवन WPI की तुलना में CPI से अधिक प्रभावित होता है। CPI में 3 सूचकांक शामिल होते हैं। CPI के सूचक में पहला सूचक है CPI AL। AL का मतलब है कृषि श्रमिक। तो CPI AL में
आधार वर्ष है 1986-87, गणना एनएसओ करता है, जारीकर्ता श्रम ब्यूरो है। पीटी 2015 में ये सब पूछा भी गया है। सीपीआई के सूचक में दूसरा सूचक है सीपीआई आरएल। आरएल मतलब ग्रामीण श्रमिक। इसका आधार वर्ष 1986-87 है, गणना एनएसओ करता है और जारीकर्ता जो है वो श्रम ब्यूरो है। सीपीआई के सूचक में तीसरा सूचक है सीपीआई आईडब्ल्यू। आईडब्ल्यू मतलब औद्योगिक श्रमिक। इसका आधार वर्ष 2016 है, गणना एनएसओ करता है और जारीकर्ता श्रम ब्यूरो है। वर्ष 2008 से पहले सीपीआई में 4 सूचकांक शामिल थे। नंबर 1 सीपीआई एएल, नंबर 2 सीपीआई आरएल, नंबर 3 सीपीआई आईडब्ल्यू और नंबर 4 था सीपीआई यूएनएमई। यूएनएमई का मतलब है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय जिसका मतलब है शहरी गैर शारीरिक श्रमिक। इसमें बैंक और बीमा में काम करने वाले श्रमिकों को शामिल किया जाता था। इसकी गणना एनएसओ करता था और आंकड़े भी एनएसओ जारी करता था। वर्ष 2008 में सीपीआई यूएनएमई को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर सीपीआई आर+यू कंबाइंड को शुरू किया गया। इसकी गणना एनएसओ करता है, आंकड़े एनएसओ जारी करता है। इसका आधार वर्ष 2012 है। इसमें वस्तु और सेवा दोनों शामिल है। सीपीआई ग्रामीण में कुल 448 वस्तु और सेवा शामिल है, जबकि सीपीआई यू में यानी शहरी में 460 वस्तु और सेवा शामिल है। सीपीआई आर+यू संयुक्त में 299 वस्तु और सेवा शामिल है। वर्ष 2015 में उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर नंबर 1 सीपीआई आर+यू संयुक्त को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है। ये पीसीएस 2021 में पूछा गया है कि किसकी सिफारिश पर हेडलाइन मुद्रास्फीति या किसको हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो सीपीआई आर+यू संयुक्त को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है। नंबर 2 है, ये भी नंबर 2 जो है ये पीटी 2020 में पूछा गया था। वर्ष 2015 से आरबीआई अपने मौद्रिक नीति के निर्धारण में डब्ल्यूपीआई के स्थान पर सीपीआई आर+यू का प्रयोग करने लगा है। सीपीआई में आयातित वस्तु और सेवा को भी शामिल किया जाता है। डब्ल्यूपीआई में अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होता है, जबकि सीपीआई में अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है। अब हम देखें जीडीपी और स्फीति। जीडीपी और स्फीति का मतलब है जीडीपी डिफ्लेटर। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में औसत भरांश नियत होता है, जबकि जीडीपी और स्फीति में सभी वस्तु और सेवा का उसके उत्पादन के अनुसार अलग अलग औसत भरांश निकाला जाता है। क्योंकि जीडीपी और स्फीति में वस्तु और सेवा का औसत भरांश नियत नहीं होता है। फिर से जीडीपी और स्फीति को पढ़ूंगा। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में औसत भरांश नियत होता है, जबकि जीडीपी और स्फीति में सभी वस्तु और सेवा का उसके उत्पादन के अनुसार अलग अलग औसत भरांश निकाला जाता है। क्योंकि जीडीपी और स्फीति में वस्तु और सेवा का औसत भरांश नियत नहीं होता है। तो इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था का क्लास नंबर 27 यहीं पर समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 28।
उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उत्पादक मूल्य सूचकांक, जिस मूल्य पर उत्पादक बाजार में वस्तु और सेवा का विक्रय करता है उस मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव को जिस सूचकांक से मापा जाता है उसे PPI कहते हैं। PPI में वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है। अब हम देखें PPI की आवश्यकता। भारत के GDP में 50% से भी अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, जबकि मुद्रास्फीति की गणना में भारत में दो सूचकांक WPI और CPI का प्रयोग किया जाता है। WPI में केवल वस्तु शामिल होता है, सेवा नहीं। CPI में वस्तु और सेवा दोनों शामिल है, किंतु यहाँ सीमित मात्रा में सेवा शामिल है। इस प्रकार WPI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का पूर्ण चित्रण प्रस्तुत नहीं कर पाता। अतः नीति आयोग और IMF ने सुझाव दिया कि सरकार को WPI के स्थान पर PPI को लागू करना चाहिए। अब हम देखें WPI और PPI में अंतर। WPI में केवल वस्तु शामिल होता है और PPI में वस्तु और सेवा दोनों शामिल होता है। अब हम देखें CPI और PPI में अंतर। CPI में अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है, जबकि PPI में अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होता है। इसलिए PPI को एक्स फैक्टरी मूल्य भी कहा जाता है। एक्स फैक्टरी मूल्य का मतलब है पूर्व फैक्टरी लागत। वर्ष 2016 में BN गोलदार समिति द्वारा PPI के संदर्भ में सुझाव दिया गया, जिसमें पहला सुझाव है सरकार WPI के स्थान पर PPI का प्रयोग करे, किंतु शुरुआत में PPI के साथ साथ WPI की भी गणना हो। दूसरा सुझाव था WPI के आधार वर्ष को ही PPI का आधार वर्ष लिया जाए। और तीसरा पॉइंट था PPI में शामिल सेवाओं के लिए एक तालिका का निर्माण करना चाहिए। अब हम देखें मुद्रास्फीति पर नियंत्रण यानी मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण यानी इन्फ्लेशन टारगेटिंग यानी IT, जो कि PT 2022, 19, 2015 में पूछा जा चुका है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण या मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। 2015 से पहले भारत में मुद्रास्फीति को RBI और सरकार द्वारा अलग अलग नीतियों से नियंत्रित किया जाता था। RBI मौद्रिक नीति का प्रयोग कर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। जैसे यदि मुद्रास्फीति दर अधिक हो तो RBI बाजार में मनी सर्कुलेशन यानी मुद्रा की आपूर्ति या तरलता को कम करता है। इसके लिए वह महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है, जो कि PT 2015 में पूछा गया है। सरकार राजकोषीय नीति का प्रयोग कर उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रित करती है, जिसमें खर्च में कमी करके और कर के दर को बढ़ाकर बाजार में तरलता को कम करती है। वर्ष 2015 में सरकार और RBI के बीच एक समझौता हुआ, जिसे MPFA कहा जाता है। MPFA का मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट यानी मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता कहा जाता है। यह समझौता मुद्रास्फीति के लक्ष्यीकरण और उसके नियंत्रण से संबंधित है। इस समझौते के तहत
आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन करके, इस समझौते के तहत आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन करके 2 धारा जोड़ा गया, 45ZA और 45ZB। अब हम देखते हैं 45ZA। यह मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण से संबंधित है, जो देश में सामान्य मुद्रास्फीति के निर्धारण से संबंधित है। इसके अनुसार देश में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का कार्य सरकार करेगी। पीसीएस 2020 में पूछा गया है कि W45ZA का मतलब, इसके अनुसार देश में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का कार्य सरकार करेगी, किंतु इसमें आरबीआई गवर्नर का परामर्श लिया जाएगा। वर्ष 2015 में उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर नंबर 1, वर्ष 2016 से वर्ष 2021 तक के लिए देश में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को 4 ± 2% निर्धारित किया गया, यानी अधिकतम सहनीय सीमा 6%, न्यूनतम सहनीय सीमा 2%। नंबर 2, इसमें लोचशील मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को लिया गया। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है कठोर यानी स्ट्रिक्ट, जिसमें मुद्रास्फीति का एक निश्चित दर निर्धारित कर दिया जाता है, जैसे 4%, 5%, 6% इत्यादि। नंबर 2 होता है लोचशील यानी फ्लेक्सिबल, जिसमें मुद्रास्फीति दर के साथ साथ उसकी उच्चतम सहनीय सीमा और न्यूनतम सहनीय सीमा को भी निर्धारित किया जाता है, जैसे 4 ± 2%। तीसरा पॉइंट मेन पॉइंट में है, उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर। तीसरा पॉइंट है, समिति ने इसमें CPI R+U को आधार बनाया, इसलिए इसे हेडलाइन मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। वर्ष 2021 में सरकार ने मुद्रा के लक्ष्यीकरण को वर्ष 2021 से 2026 तक के लिए पुनः 4 ± 2% निर्धारित किया गया है। इस समझौते में यह शामिल है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित आरबीआई करेगा, किंतु यदि किसी वित्तीय वर्ष में लगातार 3 तिमाही यानी लगातार 9 महीने मुद्रास्फीति दर अपने लक्ष्यीकरण के निर्धारित सीमा से अधिक या कम हो जाए, या तो 6% से अधिक या तो 2% से कम हो जाए, तो आरबीआई गवर्नर लिखित रूप में सरकार को इसके कारणों से अवगत कराएगा और साथ ही उसे नियंत्रित करने के लिए उपचारात्मक उपाय भी बताएगा। वर्ष 2022 के वित्तीय वर्ष में लगातार 3 तिमाही तक CPI R+U 6% से अधिक रहा है। इस कारण पहली बार आरबीआई को लिखित में सरकार को कारण भेजना पड़ा। ये पूछा जा सकता है मेंस 2023 या 24 में। 45ZB, वर्ष 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन कर 45ZB धारा को जोड़ा गया, जिसका संबंध मौद्रिक नीति समिति से है। अब हम देखते हैं मौद्रिक नीति समिति यानी MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सहित। इनमें 3 सदस्य सरकार के होते हैं और 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर होता है। अध्यक्ष के रूप में आरबीआई गवर्नर के पास 2 मत होते हैं। इस पर निर्णायक मत आरबीआई गवर्नर के पास होता है। अब देखते हैं मौद्रिक नीति समिति का कार्य। तो मौद्रिक नीति समिति का कार्य में पहला पॉइंट है, यह देश में बेंचमार्क दर यानी रेपो रेट, जिसे पॉलिसी दर भी कहा जाता है, का निर्धारण करता है।
रेपो दर वह दर होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक उधार 1 से 90 दिन का उधार देता है। और नंबर 2 है एमपीसी यानी मौद्रिक नीति समिति देश में मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है और वर्ष में 6 बार यानी हर दूसरे महीने उसकी समीक्षा करता है। वर्ष 2016 से पहले मौद्रिक नीति की समीक्षा तिमाही आधार पर होता था, यानी साल में 4 बार। उर्जित पटेल के समिति के सिफारिश पर इसे वर्ष में 6 बार कर दिया गया। नंबर 3 है समिति अगले 5 वर्ष तक यानी 2021 से 2026 तक देश में मुद्रास्फीति दर को मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण में रखने का प्रयास करेगी, जो वर्तमान में 4 ± 2% है। अब हम देखते हैं मुद्रास्फीति का प्रभाव। तो अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का प्रभाव यानी पीटी 2011 में, मेंस 2019 में। तो नंबर 1 है सामान्य मुद्रास्फीति दर। सामान्य मुद्रास्फीति दर कितना है? 4 ± 2%। नंबर 2 है उच्च मुद्रास्फीति दर यानी 6% से अधिक। नंबर 3 है निम्न मुद्रास्फीति दर यानी 2% से कम। तो हम देखते हैं कि जब सामान्य मुद्रास्फीति दर होता है तब उसका क्या प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, और जब उच्च होगा तो क्या पड़ेगा, और जब निम्न होगा तो क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य मुद्रास्फीति दर। सामान्य मुद्रास्फीति हमेशा आर्थिक विकास से युग्मित होता है। सामान्य मुद्रास्फीति अगर है यानी 4 ± 2% है तो कीमत या मूल्य में समान वृद्धि होगी, जिससे उत्पादक वर्ग को लाभ होगा, जिससे उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा और समृद्धि दर बढ़ेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च बढ़ेगा, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च होगा, जिससे जीवन स्तर बेहतर होगा। जब जीवन स्तर बेहतर होगा तो आर्थिक विकास होगा। तो इस प्रकार सामान्य मुद्रास्फीति हमेशा आर्थिक विकास से युग्मित होता है। अब हम देखते हैं उच्च मुद्रास्फीति यानी 6% से अधिक। उच्च मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में निस्पंदन स्फीति यानी स्टैग इन्फ्लेशन का कारण बन सकता है। उच्च मुद्रास्फीति निस्पंदन स्फीति का कारण बन सकता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत नुकसानदायक होता है। स्टैगफ्लेशन का अर्थ है जब अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी और मंदी आ जाए। स्टैगफ्लेशन का अर्थ है जब अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी और मंदी आ जाए। स्टैगफ्लेशन बराबर उच्च मुद्रास्फीति प्लस मंदी प्लस बेरोजगारी। उच्च मुद्रास्फीति का मतलब है मुद्रास्फीति की दर 6% से अधिक। तो उच्च मुद्रास्फीति में मूल्य में अधिक वृद्धि होगा, जिससे उपभोक्ता के मांग में कमी आएगी। कारण है कीमत का अधिक होना। इससे उत्पादक वर्ग उत्पादन में कमी करेगा, जिससे जीडीपी में कमी आएगी और समृद्धि दर में कमी आएगी। जब उत्पादक वर्ग उत्पादन में कमी करेगा तो रोजगार में कमी आएगी। रोजगार में कमी आने से बेरोजगारी में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाएगी। अब हम देखते हैं निम्न मुद्रास्फीति दर यानी जब 2% से कम हो। ये मेंस 2019 में और पीटी 2010 में पूछा गया है। निम्न मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में अस्फीति यानी डिफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अस्फीति वह स्थिति होती है जहां मुद्रास्फीति की दर 0 या नकारात्मक हो जाता है। यहाँ कीमत स्तर गिरने के बावजूद लोगों की क्रय शक्ति क्षमता इतनी कम होती है कि वे मांग नहीं करते। कारण मुद्रा के आपूर्ति या तरलता में कमी। यह अर्थव्यवस्था में मंदी को उत्पन्न कर सकता है। जैसे जब निम्न मुद्रास्फीति होगा यानी 2% से कम है
तो वस्तु के कीमत स्तर में लगातार गिरावट आएगी। मुद्रा की आपूर्ति कम होने से मांग में कमी आएगी। तो उत्पादक वर्ग हतोत्साहित होकर उत्पादन को कम कर देता है, जिससे जीडीपी कम होता है, और जीडीपी कम होने से जीडीपी वृद्धि दर कम होता है। जब उत्पादक वर्ग हतोत्साहित होकर उत्पादन को कम कर देता है तो रोजगार कम हो जाएगा और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। फिर अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आ जाएगी। तो इस प्रकार लेक्चर नंबर 28 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पे समाप्त होता है।